बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। KPK में वज़ारत आला के लिए महमूद खान का नाम फाइनल हो चुका है। इमरान खान ने कहा है कि असल जंग जो है वो पंजाब में होगी। नए पाकिस्तान का आगाज़ भी वो कहते हैं कि यहीं से ही होगा। पहले 100 दिन में वो काम करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद मुंतशिर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवारों का आज आखिरी रोज़ था कि वो किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जुगनू मोहसिन और चौधरी निसार ने आज़ाद हैसियत से असेंबली में जाने का इरादा किया है। ये फैसला उनका सामने आया। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ की खामोश हिमायत करेगी। कुछ लोगों के साथ रब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिस पर वो वफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खामोश हिमायत करेगी। कुछ बैकडोर राबते किए गए हैं जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही और शेख रशीद ने अहम किरदार अदा किया है। और मुमकिन तौर पर पंजाब और वफाक में पीपल्स पार्टी जो है वो खामोश हिमायत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी शुरू में ये बात कर दी गई थी कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत की कोई ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं करेंगे। और इसी मत में और मुत्तहदा अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो मिलकर वो एहतजाज कर रही हैं, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें नज़र आती है एहतजाज करते हुए। कल भी एहतजाज किया गया था, आज भी एहतजाज किया गया। उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन जो हुए हैं उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। इलेक्शन में धांधली की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। इस पर हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, महमूद खान को एज CM KPK किस तरह से देखते हैं आप? खान साहब की डिसीजन पर उनकी सिलेक्शन कैसी है अब तक, और वाकई परवेज़ खटक 2 आए हैं वज़ीर आला KPK? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी महमूद खान साहब के साथ बात हुई है। उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, और महमूद खान साहब जो हैं उनको उनकी कारकर्दगी की वजह से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट किया गया है। उनकी कारकर्दगी जो है एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद देखी, और टूरिज्म मिनिस्टर उन्होंने देखी। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग दिया। और उसके बाद जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जब 2013 में महमूद खान पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे, उनका ख़ानदान इससे पहले पीपल्स पार्टी में था। तो 2013 में जब वो पहली दफ़ा MPA बने तो आप ज़रा फिगर्स उठा के देखें, मालाकंड डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। मुराद सईद साहब कौमी असम्बली की सीट जीते थे, और महमूद खान साहब जो है वो नीचे से एक सूबाई असम्बली की सीट जीते थे। लेकिन फिर उसके बाद महमूद खान साहब को मालाकंड डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाया गया, और जब फाटा जो है इसका मर्जर हो गया KPK में, तो उनको बाजौड़ का इलाका भी दे दिया गया कि आपने इसको भी देखना है। तो अब आप देखें कि इस बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भरपूर कामयाबी हासिल की है, और न सिर्फ कौमी असम्बली की सीटें हासिल की हैं बल्कि सूबाई असम्बली की सीटें भी हासिल की हैं, और बाजौड़ से भी जो दोनों सूबाई असम्बली कौमी असम्बली की सीटें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। तो महमूद खान साहब जो है उनकी कारकर्दगी जो है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, जिसकी वजह से उनको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया। और ये बात बिल्कुल गलत है कि उनकी परवेज़ खटक साहब के साथ कोई लड़ाई है या आतिफ खान के साथ कोई लड़ाई है, बल्कि मुझे ये बताया गया है कि महमूद खान साहब का नाम जो है वो परवेज़ खटक साहब ने तजवीज़ किया था। तो महमूद खान साहब को परवेज़ खटक की भी हमायत हासिल है, आतिफ खान की भी हमायत हासिल है। बिल्कुल सर, मैं भी आपसे यही बात कर रही हूँ ना कि ये कहा जा सकता है कि परवेज़ खटक 2 आ गए हैं। अब सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि पंजाब का अहम मामला है, तख्ते पंजाब अब किसके पास जाएगा? 3 से 4 नाम जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आपका एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, कौन हो सकता है जिसका माजी बेदाग हो, साफ शफाफ हो, जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं? ये जो नाम अभी तक मीडिया पे ज़ेरे बहस हैं पहले दिन से, इनमें से मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को तो इमरान खान साहब ने बुलाकर कहा है कि प्लीज़ आप अपनी प्रमोशन और अपनी लॉबिंग बंद करें, और ये तासुर ना दें कि आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। बल्कि एक साहब को तो उन्होंने कहा कि अगर आइंदा से मैंने ये खबर देखी कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो फिर पार्टी को इसकी तरदीद करनी पड़ेगी। तो अब इमरान खान साहब जो है इस मामले में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, और उनका जो भी इंतखाब होगा वो ऐसा इंतखाब होगा कि जिस पर कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन आप नहीं उठा सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं जी कि इनका कोई बहुत ज़्यादा सियासी तजर्बा नहीं है। लेकिन इमरान खान पंजाब में कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, वो गवर्नर ऐसा लेके आएंगे जो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर सूबे को चलाए,
और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों जो है वो इमरान खान साहब के बहुत एतमाद के लोग होंगे। तो क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी के करीबी लोगों को भी ये कहा है कि आप इस बारे में कुछ स्पेकुलेशन ना करें, तो जाहिर बात है मेरे साथ कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की इस मसले पे बात हुई थी, तो मैं भी इस पर कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इस पर सरप्राइज देंगे, लेकिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर पर सरप्राइज नहीं देंगे, गवर्नर का भी सरप्राइज देंगे। अच्छा मीर साहब, अगर कोई अननोन नाम सामने आता है तो अभी भी जयमगोइयाँ यही चल रही हैं कि अगर कोई अननोन नाम सामने आता है या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नाम सामने आता है जिसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होगा या कोई यंग जो उम्मीदवार है उसका नाम सामने आता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अबूरी वजीर आजम की ऑप्शन फिर बरकरार रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें ना, जो महमूद खान साहब हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि दूसरी दफा एमपीए बने हैं। पहली दफा 2013 में एमपीए बने थे और अब दूसरी दफा एमपीए बने और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो ये आप देखें ना, इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज महमूद खान को यही कहा है कि मैंने आपको नॉमिनेट करके दरअसल अपनी पार्टी को ये पैगाम दिया है कि मैं सूबे में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, और ये जो हम हमेशा से कहते थे कि हम रवायती सियासत नहीं करेंगे, तो ये हमारी गैर रवायती सियासत का एक सबूत है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा आदमी ला रहे हैं जो पहली दफा मलाकन डिवीजन से आज तक कभी चीफ मिनिस्टर नहीं आया। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मलाकन डिवीजन से, स्वात से एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि क्या होगी कि ये स्वात वो इलाका है जो 2006 से 2007 से बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ पे हालात बहुत खराब थे। तो उस इलाके में महमूद खान साहब जो है वो सियासत करते रहे और 2008 में वो काउंसलर भी मुंतखब हुए थे वहाँ से। तो काउंसलर की हैसियत शुरू किया है, वो नीचे से ऊपर आए हैं, काउंसलर से एमपीए बने। और ये वो इलाका है मटा का जहाँ पे जब महमूद खान ने 2012 में जब पीटीआई को ज्वाइन किया था तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि तुम कौन सी पार्टी में चले गए। तो ये देखें, इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज दिया है और अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक गैर रवायती सियासतदान जो है उसको अगर चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है तो पंजाब में भी वो ऐसा करेंगे। और जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर जो है उसका तजुर्बाकार होना या उसका किसी बहुत बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस दफा इमरान खान साहब अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने पार्टी को नहीं चलाना, पार्टी ने हुकूमत को चलाना है, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो। और ये नहीं होगा कि जिस तरह माजी में आप देखते थे कि पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो पार्टी खत्म हो जाती थी और सिर्फ पार्टी हुकूमत बन जाती थी, हुकूमत पार्टी बन जाती थी। सही कह रहे हैं। इस मर्तबा इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जरिए हुकूमत को चलाएंगे। हमें ज्वाइन किया है शैला रजा साहबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो है वो नॉमिनेट किया था सीएम के लिए मुराद अली शाह साहब का नाम। इमरान खान साहब टाइम ले रहे हैं, अभी तक एक सूबे के लिए वज़ीर आला का नाम उन्होंने नॉमिनेट किया है, ऐलान किया है। आपकी नज़र में मुफाहमत से काम ले रहे हैं खान साहब या फिर कोई कन्फ्यूजन का शिकार है? ये उनका अपना इंटरनल मैटर है और दुनिया में हुकूमत जो है वो पार्टी के विजन से चलाई जाती है। तो ये कहना कि पार्टी हुकूमत और हुकूमत पार्टी एक अलग बात है। और मैं ये समझती हूँ कि जब से ये नाम आया है तो बहुत सारे लोगों ने तबसरा ये भी किया है कि खटक साहब के ये आदमी थे और खटक साहब का फ़ैसला आया, लेकिन मैं इन बातों पे नहीं जाती। मैं ये समझती हूँ कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है और उन्होंने अपने हिसाब से एक बेहतर आदमी चुना और अच्छी बात है कि अगर वो अपने हिसाब से फ़ैसले कर रहे हैं और ये उनका बिल्कुल इंटरनल मैटर है। अच्छा शैला साहब, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि 100 दिन में वो काम करके दिखाएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो वजूद है वो मुंतशिर हो जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं खान साहब, मुल्क की 2 बड़ी पार्टीज को चैलेंज कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके इक़्तिदार का, तो पहले 100 दिन के प्लान को एग्जीक्यूट करने में उनको कोई चैलेंजेस होंगे? ये तो वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि केपी में उनकी हुकूमत थी और उन्होंने कहा था कि सीएम हाउस ख़त्म कर देंगे। आखिरी वक्त तक सीएम हाउस ख़त्म नहीं हुआ। बिलियन सुनामी ट्रीज़ में उन्हीं के पार्टी के लोग उनके ख़िलाफ़ गए
और इसके अलावा नथिया गली हाउसिंग स्कीम के भी डायरेक्टर समेत 3 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उसमें भी नैब पहुंची। तो ये तो उनके अपने दावे हैं, क्योंकि वो ये कहते थे कि हम कभी किसी से इमदाद नहीं लेंगे और IMF के पास भी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये उनके अपने दावे हैं, जो कि KP में वो कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे किए, जबकि उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट है कि हर चौथा बच्चा स्कूल से बाहर है और 1000 स्कूल इसलिए बंद हुए कि वहाँ पे एनरोलमेंट जो है वो 40 से ऊपर नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रही, ये वहीं की उनकी रिपोर्ट है। और परवेज़ खटक के इलाके में बच्चों के जो स्कूल का हाल था वो उसकी आके सफाई भी खुद करते थे और फिर उसके बाद पढ़ना होता था। तो ये वहाँ के अखबारात की राय है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी वहाँ के कोई असद हैं, उनकी अखबार में रिपोर्ट थी कि वो तालिबान जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाके किए थे वो ताजिरों से हुंडी के ज़रिए जो है वो भत्ता वसूल करते हैं और ताजिर परेशान है। तो मैंने जब भी बात की है वहाँ के अखबारात से उठा के की है, और उसी में जो है उनका एक इदारा पीडो है, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी जो है वो करप्शन हुई और वो बंद हो गया। तो ये तो चैलेंजेस इनके अपने हैं, हम क्या कह सकते हैं। चलिए शैला रज़ा साहबा, इस हवाले से उन्होंने एक तब्दीली तो की है कि CM भी उन्होंने चेंज कर दिया है। एक और बड़ी अहम बात आपसे करना चाहूंगी, बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि हम बताएंगे कि ऑपोजिशन क्या होती है। अगर जो प्लानिंग खान साहब कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर वो अमल भी करते हैं और वो कामयाब होते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ बेटर कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो फिर भी पीपल्स पार्टी आड़े आएगी, फिर भी पीपल्स पार्टी उनको टफ टाइम देगी या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगी? असल में खान साहब ने जिस तरह की ऑपोजिशन की है उससे लोगों के माइंड में तब्दीली आई है। खान साहब की ऑपोजिशन का मतलब था कि मियाँ साहब इस्तीफा दें और हुकूमत गिरानी है। हमारा मतलब ये हरगिज़ नहीं है। ऑपोजिशन जो है उसका काम होता है कि अच्छी लेजिस्लेशन में सपोर्ट करे और जहां गलती आ रही है वहां पे करे। इसकी वजाहत से बयान काहिरा साहब दे चुके हैं। हम वाहिद पार्टी हैं जिसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मनाया है कि सबको ओथ भी लेना है और ओथ टेकिंग के दिन ऐवान में हंगामा नहीं करना, जिस तरह की ये एक रिवायत बनती चली आ रही है। और हमने जो एहतजाज करना है वो हमारा हक़ है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा करेगा हम उसके साथ होंगे। हमने ये रिवायत हर दफ़ा बरकरार रखी है। शैला साहब, एक एहतजाज की चूँकि आप बात कर रही हैं, तो कल भी जो एहतजाज होता रहा वो भी हमने देखा, आज भी जो एहतजाज किया गया, जो प्रोटेस्ट हो रहा है मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, लग रहा है कि बज़ाहिर वो कमज़ोर है, उसकी हैसियत कमज़ोर है। पार्टी सरबराहान नज़र नहीं आए, ना बिलावल साहब पहुँचे वहाँ पे, ना जरदारी साहब पहुँचे, ना इधर से शहबाज शरीफ साहब हमें नज़र आए। फिर कहा जाए कि ये अलामती एहतजाज था, हम समझें कि आप जो है वो मौजूदा इलेक्शन जो 2018 के हुए उनको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं? अगर हम ऐवान में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं सिस्टम भी चले, लेकिन जहाँ पे गलती है वहाँ में एहतजाज करना है। और कल तमाम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे और मोस्टली जो इस्लामाबाद में लोग थे। अदरवाइज़ हम कराची का भी कॉल हो सकता था, किसी भी जगह का कॉल हो सकता था, लेकिन एक ग्रेजुअली करेंगे। हो सकता है आप लोग की नज़र में खान साहब का धरना एक कामयाब एहतजाज हो, लेकिन हम नहीं समझते कि वो एक कामयाब एहतजाज था। अच्छा शैला साहब, कुछ हमारे पास कुछ खबरें आई हैं कि खुफिया राय शुमारी का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान हैं वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के लिए PTI उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, तो इस खबर में कितनी सदाकत है? अब ये तो खुफिया बात कर रहे हैं ना। वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होता है वो शो ऑफ हैंड से होता है, खुली राय शुमारी होती है, लेकिन जो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का होता है वो हिडन होता है। तो मैं समझती हूँ 18वीं तरमीम के बाद इस तरह नहीं किया जा सकता कि वो खुला, जब तक 51% क्रॉस ना करें उस वक्त तक नहीं हो सकता। अलबत्ता हमें ये सुनाई दिया है आपके बरक्स कि हो सकता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि खान साहब की नज़र में ऑक्शन का माल हैं, जो अपनी नीलामी लगवाते हैं, वो शायद स्पीकर में अपनी पार्टी को जिसको वो वज़ीर आज़म की हैसियत से सपोर्ट करेंगे ना करें। आपकी पार्टी के कुछ लोगों पे कुछ शकूक व शुबहात हैं आपको कि आपके पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो भी इस तरह कर सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है वो ये देख रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मालाखंड में हमारे चेयरमैन को नहीं जाने दिया था और बहुत सारी कराची में भी जो सूरत हाल थी वो हमारे स्टीमर्स और पोस्टर्स वगैरह जिस तरह से हटाए जाते थे और पीटीआई के लगे रहते थे, उससे अंदाज़ा था कि क्या रिजल्ट होगा ये। और बात है कि कुछ ऐसा रिजल्ट हो गया कि जीतने वाले भी हैरान हो गए हैं और वोट डालने वाले परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। ऐसा भी पहली दफ़ा रिजल्ट हुआ कि नेशनल असेंबली पे कोई और जीता है और प्रोविंशियल असेंबली जो उसके नीचे 2 सीटें आती हैं उस पर 2 अलग अलग पार्टीज जीती हैं। और ये भी हुआ है कि प्रोविंशियल असेंबली के वोट मिलाकर 56,000 हैं, लेकिन ऊपर नेशनल असेंबली वाले को 91,000 से ज़्यादा मिल गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हैं। तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के लोगों ने हर जगह खड़े होकर अच्छी खासी बहुत ज़्यादा नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा। तो हम क्यों ये समझें कि वो, मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद किसी भी पार्टी के लोग जब तक 51% फ्लोर क्रॉस ना करें, फ्लोर क्रॉस करने वाला जो है वो फिर वो नहीं रहता। अच्छा शैला साहब, मैं पंजाब के ऊपर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। मैं पंजाब में आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसका जो है वो इंतखाब करेगी? जो 3-4 नाम या 4-5 नाम जो फ्लोट कर रहे हैं, खान साहब ने ये कहा है कि ऐसा सियासतदान हम लेकर आएंगे जिसका माजी बेदाग होगा, साफ शफाफ होगा। तो इस तरह की ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, खान साहब जो भी कहते हैं उसके बरक्स करते हैं। पहले वो कहते थे कि शेख रशीद को अपना चपरासी भी ना बनाऊं, लेकिन जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और अब्बासी साहब आए तो उन्होंने शेख रशीद को बनाया। फिर वो कहते थे कि परवेज़ इलाही सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन अब वो उनके साथ है। मुत्तहदा को वो कहते थे कि कभी हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन अब वो उनके साथ हैं। तो या ये कि आज़ाद को वो कहते थे कि आज़ाद का तो कोई वही नहीं होता, वो तो इसलिए लड़ता है कि फिर जो भी लोग जीते उनके साथ खड़ा होकर अपनी बोली लगवाए, लेकिन अभी वो उन्होंने पता नहीं कितनी बोली लगाई है। तो विद इन द पार्टी जो ग्रुपिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी राय नहीं है, लेकिन अब तो एंकर्स भी ट्वीट कर रहे हैं कि खटक साहब का ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ अपना सीएम लाने के लिए। तो अभी यहाँ देखते हैं कि तरीन साहब का ग्रुप कामयाब होता है या कुरैशी साहब का, या इमरान साहब अकेले ही कुछ कर जाएंगे, देखना पड़ेगा। क्योंकि एक नाहल शख्स जिसके लिए वो दूसरी पार्टी के नाहल शख्स को बहुत नाम रखते थे, मुझे नहीं मालूम वो किस हैसियत से पार्टी में लोगों के सौदे करते फिरा और लोगों से बातचीत की। शैला साहब, ये फरमा दीजिएगा, सिंध में ऑपोजिशन अब तब्दील हो गई है, पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम देखने को मिलेगा आइंदा 5 सालों में? सिंध असेंबली में जो भी प्राइवेट एनजीओज हैं और जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती है बिजनेस में। सिंध असेंबली ने स्ट्रॉन्गेस्ट लेजिस्लेशन की थी। ठीक है शैला रज़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है करप्शन केस दोबारा ओपन कर दिया है और इसमें साबिक वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मंजूर हो गई। और उसके बाद फिर वफाक, नैपको, वापडा समेत दीगर फ़रीक़न को नोटिस भी जारी हुए। और आज की समाअत की अगर हम बात करते हैं तो आज जो समाअत हुई उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल को भी तलब किया गया है अदालत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से इल्तवा, इंक्वायरीज और रेफरेंसेस की तमाम जो तफसीलात थी वो भी तलब की हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि नंदीपुर पावर प्लांट को आउटसोर्स करने का जिम्मेदार कौन है, इसकी भी बात हुई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नंदीपुर पावर प्लांट की जो फाइल है उस पर कानूनी राय देने में ताखीर की गई, जिसकी वजह से इस मंसूबे की लागत बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, ये बात, साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ भी पेश हुए, वफाक, पेपको और वापडा समेत दीगर फ़रीक़ाइन को भी नोटिस जारी है, उनमें से कौन कौन पेश हुआ आज और क्या समाअत रही? देखें, आज की जो नंदीपुर पावर प्लांट करप्शन केस के हवाले से कार्रवाई हुई है उसमें अहम मोड़ आया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दे दिया है कि नंदीपुर पावर प्लांट के हवाले से जो तहकीकात उसके पास चल रही हैं उस तहकीकात के अमल को तेज़ किया जाए और 6 हफ्तों में तहकीकात को मुकम्मल करके
तहकीकात के नताइज से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए और बताया जाए कि आया कि नंदीपुर पावर प्लांट करप्शन के मामले के ऊपर रेफरेंस बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस एक मामले का नोटिस ये लिया है कि नैब के पास जितने रेफरेंसेस ज़ेरे अल्तवा हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, इसके अलावा जितनी इंक्वायरियां या इन्वेस्टिगेशन नैब के पास ज़ेरे अल्तवा हैं, उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसील नैब से मांग ली है और ये भी कहा है कि ये भी बताया जाए कि जो केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहे हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पे ये बताया जाए कि क्या उनमें एविडेंस रिकॉर्ड कराने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं। तीसरी जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो साबिक चेयरमैन नैब थे कमरुल ज़मान चौधरी, उन्हें भी अदालत में आज बुलाया गया था और अदालत ने नैब से साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से ये तफसीलात तलब की हैं कि जब साबिक चेयरमैन नैब कमरुल ज़मान चौधरी नैब में बतौर चेयरमैन जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे तो उनके टेन्योर में, उनके दौर में ऐसी कौन सी इंक्वायरियां थी जो सर्द खाने की नज़र कर दी गई। इस हवाले से डिटेल भी मांगी गई है और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि जब वो डिटेल आएंगी तो साबिक चेयरमैन कमरुल ज़मान चौधरी से जो भी इंक्वायरियां उन्होंने डॉर्मेंट में डाल दी थी इस हवाले से उनसे वजाहत भी तलब करेंगे। और साबिक चेयरमैन को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आपने बतौर चेयरमैन बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है और आप एक मरतबा मेरे चैम्बर में भी आए थे और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की आपने बात की थी, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आपके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट जो सख्ती करती थी नैब के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपके दौर में नैब की जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल सिफर थी। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं इस पर। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइए कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी यही बात की कि नंदीपुर जो पावर प्लांट है उसकी फाइल पर कानूनी राय देने में ताखीर हुई है जिसकी वजह से लागत बढ़ी है। सर, कितनी लागत बढ़ी है, कितना नुकसान हुआ है इस तमाम तर मामले में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसकी इनिशियल कास्ट थी और जिस कास्ट पे ये एंड हुआ है, इसका पूरी डिटेल कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उस वक्त के यूनुस जगह को मैंने भी दी थी क्योंकि मैं इसके बोर्ड का मेंबर था। एक कोई भी कम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं दे सके एक्सेप्ट ये जवाब दिया इन्होंने कि जी हमने इसका ऑडिट करा लिया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं शो की। तो ये कोलैप्स शो करता है ना सिर्फ नैब की तरफ से, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की पावर की तरफ से, बल्कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के। अगर चाहें तो जब भी वो रिपोर्ट मीडिया में लीक की जा सकती है, एक्सपोज की जा सकती है कि ये हाल है यहाँ के इन कर्ता धर्ताओं का। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो इसके कंसल्टेंट नेस्पा की तरफ से थी कि नेस्पा का जो रेविडेड इंजीनियर था, जो उसका क्या रोल था, क्योंकि कंट्रैक्चुअली बगैर उसकी परमिशन के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो उनका रेविडेड इंजीनियर थे, इसका जवाब भी उन्होंने ये दिया कि देखें हमने ये सारी जो केस है भेजा था ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, आप कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस केस को ओपन होने के लिए चीफ जस्टिस को जो बोर्ड के मेंबर है उनको पूछना चाहिए, बताएं आपने क्या किया। एक बात। दूसरा, जहाँ कमरुल ज़मान की बात है, मैं भी आज एक बात कर दूं, मेरा आज बड़ा गिला है कि इन्होंने मुझे कहा कि एक आपने स्टडी करनी पाकिस्तान पावर सेक्टर की एफिशिएंसी और ये सर्कुलेट कैसे बढ़ा। मेरे ख्याल में 1 साल लगा के रिपोर्ट कंपाइल की, रिपोर्ट इन्होंने दी, इस चेयरमैन को लेटर भी लिखा। इनके अभी भी लोग वहीं पे हैं, ना इनमें कैपेसिटी है, ना इनमें, सबसे बड़ी बात है इस प्रोफेशन को समझने के लिए नैब में कैपेबिलिटीज नहीं है। वो 3 साल हो गए, वो रिपोर्ट, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं ये कहूंगा, मेरे ख्याल में मैं भी केस मुझे करना चाहिए कि बताएं नैब ने मुझसे इतनी लेबर जब कराई है और वो एक एक चीज को पॉइंट आउट किया गया, भाई यहाँ डेफिशिएंसीज हैं, इसकी वजह से आपका सबोडक्ट बना, इस वजह से आपके पावर प्लांट की एफिशिएंसी नहीं है। तो कमरुल ज़मान को मेरे सामने कटहरे में बुलाना चाहिए और इसको बताना चाहिए कौम को कि कहाँ कहाँ इसमें कंप्रोमाइज किया और किस किस से किया और किस कास्ट पे किया। क्यों ये जो खामोशी होती, खामोशी ऐसे नहीं होती, खामोशी के पीछे बेसिकली कीमत होती है और मेरा ख्याल है कि कीमत इन्होंने भरपूर ली होगी। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। इमरान, ये बताइएगा कि जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी यही बात की कि ख्वाजा आसिफ ने जो वजारत कानून की आला शख्सियत को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने एडमिट भी किया कि जी हाँ वही जिम्मेदार हैं, कौन है वो? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जिम्मेदार नहीं ठहराया। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 में नंदीपुर पावर प्लांट के हवाले से दरखास्त दायर की थी और इस दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
उस दरख्वास्त में एक कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की इस्तदा के ऊपर, और उसके जो कमीशन के जो सरबराह थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जो वजारत कानून ने नंदीपुर पावर प्लांट की फाइल पर जो लीगल ओपिनियन देने में जानबूझकर ताखीर की है, उससे 113 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और जो ये एलिगेशन जाता है, इस एलिगेशन के जो इशारे जाते हैं वो साबिक जो वजीर कानून थे पीपल्स पार्टी के दौर थे, वो बाबर अवान और उस वक्त के सेक्रेटरी की जानिब जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बाबर अवान को नोटिस देकर इसी केस में तलब भी किया था, लेकिन बाद में एक मरला ये आया कि जब नून लीग की हुकूमत बन गई तो ख्वाजा आसिफ ने इस केस को पैरवी नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अदम पैरवी की बुनियाद पर इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन इससे कबल ही 2012 में सुप्रीम कोर्ट ये मामला वजारत पानी और बिजली को हुक्म दे चुकी थी कि मामले की तहकीकात जो है वो नैब को भिजवाई जाए। और नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चंद रोज पहले जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें नैब ने अपनी तहकीकात में बताया है कि तकरीबन लीगल ओपिनियन ताखीर से देने से 27 अरब रुपए की मंसूबे की लागत है। इमरान, 6 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल होंगी और फिर पता चलेगा कि रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अरशद अब्बासी साहब, आपकी राय का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में डैम की तामीर रुकवाने के लिए भारत की अरबों रुपए की फंडिंग का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 5 सियासी जमातें हैं, 3 कलअदम जमातें हैं और 4 इलाकाई जमातों को बाकायदा तौर पर 45 अरब रुपए की ताज़ा फंडिंग की गई है। लंदन में होने वाली 2 मीटिंग्स में साबिक हुक्मरान के 2 करीबी अजीज भी शामिल रहे हैं, जिन्होंने इसके एवज कारोबारी फवायद हासिल किए। एडिटर फोरम राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, ये बड़ी एक है, बड़े इंकशाफात हैं, किस किस के नाम हैं इनमें? अगर सियासी लोगों की बात की जाए और जो जैसे कि आपने कहा कि साबिका जो हुकूमत है उसके ख़ानदान के 2 करीबी लोग भी शामिल हैं, कुछ पॉइंट आउट कर सकेंगे उनके नाम? पाकिस्तान के अंदर डैम बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा। भारत का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के अंदर डैम ना बने, पाकिस्तान बंजर हो जाए, और इसके लिए अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर फंडिंग की जा रही थी। इवन पाकिस्तान के एक सरकारी अदारे के वो अफसरान जिनको हमेशा ये टारगेट दिया जाता था कि भारत जो पाकिस्तान के साथ पानी के मामले में ज्यादती कर है, इसको इंटरनेशनल सतह पर जाकर इस चीज़ को आवाज़ को उठाया जाए। तो उनमें से बहुत से ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिनके फॉरेन अकाउंट भी मौजूद हैं, जिनको बारी रकूम अदा की गई भारत की तरफ से, भारत की खुफिया एजेंसी रा की तरफ से, भारत के एक अदारे की तरफ से, उन्हें रिश्वत के तौर पर कि वो पाकिस्तान के होने के बावजूद पाकिस्तान के हक में बात ना करें, इस पर उनके फॉरेन अकाउंट्स में रकम अदा की जाती थी, उनके इनामात दिए जाते थे। इस तरह पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अभी ताज़ा, चूंकि पाकिस्तान के अंदर डैम बनाने के वाले से अफवाज पाकिस्तान ने पैसे अपनी तनख्वाहों में से रकम अदा की, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर इक़दाम किए और पाकिस्तानी कौम इस पर बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लेना शुरू हुई, तो पाकिस्तान के अंदर वो सियासी जमातें जिन पर हमेशा भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाती थी, और वो कालाधन तंजीमें, वो मजहबी तंजीमें, वो कराची से तल्लक रखने वाली एक बड़ी तंजीम, इलाकाई तंजीमें जो हमेशा डैम्स के खिलाफ बोल रही हैं, उन पर ताज़ा फंडिंग की गई है। उसके हवाले से अहम अदारों को सबूत मिल चुके हैं और ये टारगेट दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी अफरा तफरी पैदा कर दी जाए कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान है या पाकिस्तान की जो अहम कुव्वतें हैं वो डैम बनाने की बजाय किसी और तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें और पाकिस्तान में अमन की तरफ जाना शुरू कर दें। हालिया दिनों में जो स्कूल जलाए गए वो भी रा की तरफ से सबूत मिल चुके हैं कि रा ने वो सब कुछ करवाया, करने वाले पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों से तल्लक रखने वाले अफराद थे, और मकसद एक ही था कि किसी तरीके से भी जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर डैम बनाने की बात करेगा उसके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, बदअमनी पैदा की जाए। इसके सबूत जो है पाकिस्तान के हसासदारों ने हासिल कर लिए हैं। कौन कौन साहब ने भी हमें जो उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। हुमा बकाई साहबा, आप जैसा कि आप सुन रही थी कि 5 सियासी जमातें, 3 कलअदम जमातें और 4 इलाकाई जमातें जो हैं वो इस तमाम तर मुआवले में मुलविस हैं। ये तो अपनी जगह, ये तो हम देखते रहते हैं, इस तरह की एग्जाम्पल्स हमें पहले भी मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ के सियासी लोग हैं तो बैरूनी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना तो पाकिस्तान को शुरू से है और ये रहेगा भी तकरीबन। तो पाकिस्तान के जो अंदर से जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उसको कैसे निपटा जाए फिर? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अव्वल तो मैं इस पूरी स्टोरी को नहीं इंडोर्स करूँगी जब तक हमारे पास इसके मज़ीद शवाहिद हमारे सामने ना आए। इसकी बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमारी वोटिंग डिप्लोमेसी है
वो इंतहाई कमजोर रही है और हमने तवातुर के साथ सूरत हाल को बिगड़ने दिया है और हम उस पर जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी है और इंडियन साइड वो फेट कंट्री होता है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया होता है और फिर वर्ल्ड बैंक भी पलट के ये कहता है कि अब हम क्या करें। तो इस बारे में तो मेरे जहन में कोई इबाम नहीं है कि हमने जो हमारे पानी पे जो हमारा अंदरूनी काम है वो इंतहाई कमज़ोर है। हमारे यहाँ जो हमारा केस जो लोग करते हैं वो इंतहाई कमज़ोर लोग थे, वो वाटर एक्सपर्ट्स नहीं थे, उनको वाटर केसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जरदारी साहब ने जिन लोगों को भेजा था वो एक अखबार के एडिटर थे जिनको भेज दिया गया था। तो इस किस्म की कमजोरियां तो हमें तवातुर के साथ मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक और भी शायद गुजारिश है और वो ये कि जब हम इतने सारे इश्यूज पर हम जुड़ जाते हैं और हम बैठकर काम कर लेते हैं, एक ऐसी जो हमारी सनके शेरग है, लिटरली हमारी लाइफ लाइन है, वहाँ पर हम कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड कर पाते। और ये हमारी कमजोरी है ना, बात पे इल्जाम दें, पहले तो हमारी कमजोरी है ना कि हमने पानी पे काम नहीं किया। और जो तीसरी बात जहाँ मैं राना मोहम्मद अजीम साहब की बात को अग्री करूंगी तो ये है कि देखिए जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उन इलाकों में बन रहा है या बनेगा जिसको इंडिया डिस्प्यूटेड समझता है और कहता है। तो सिर्फ इन डैम्स को तो अपोज कर ही रहा है, वो अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अपोज कर रहा है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्योंकि हमारा सियासी बिल मौजूद था तो हमने वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस भी चेंज किया और वहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पानी पे हमारा नेशनल कंसेंसस ही नहीं है। पानी के इशू पे तो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से काट रहे हैं, तो जाहिर है फिर वहाँ पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा हुमा बकाई साहब, भारत तो जाहिर है चाहता ही है कि पाकिस्तान को किसी भी मामले पर टफ टाइम दिया जाए और डैम्स इशू जो है वो हालिया मिसाल है इसकी। तो जाहिर है पूरी कोशिश है इंडिया की कि पानी का बहरान पैदा किया जाए पाकिस्तान में। तो जिस तरह से आप भी बात कर रही थी, राना साहब यही बात कर रहे थे, जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, तो पाकिस्तान के अंदर से इस मामले को अपोज करने वाली ताकतों को मात हुई है इस इलेक्शन में आपकी नज़र में? देखिए, पानी इंडिया की तो ये पॉलिसी है, डी वाटर पाकिस्तान, दो पॉलिसीज है इंडिया की, डी वाटरिंग पाकिस्तान और यूजिंग वाटर एज टूल, मतलब वो हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और आज से नहीं, ये तवातुर के साथ स्ट्रैटेजी है। हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ठीक है। मैं इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ तो नहीं जाती, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म थे हम तो उनको भी इन्फोर्स नहीं कर पाए, हम तो उनको भी अपने हक के लिए सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आज क्या उन अनासर की डिग्री तो ये देखिए, इस पाकिस्तान में बहुत पोलराइजेशन है और उस पोलराइजेशन का नतीजा सिर्फ पानी की ऊपर नहीं, हमारी हर चीज से पड़ेगा। हमारा पहला चैलेंज तो है कि जो मईशत का फ्री फॉल है उसको रोकें। जब आप मईशत के फ्री फॉल को रोकेंगे उसके बाद आप दूसरी डिप्लोमेसी करेंगे ना। तो मेरा ख्याल इंटेलेक्चुअल फुटबॉल हमारा वीक है, मतलब जो लोग हमारा पानी का जो हमारा पानी का मुकदमा लड़ते हैं वो पानी पे काम नहीं करते। समीरा दीदी, मैं आपको क्या बताऊं, जो लोग इंडिया की तरफ से पानी का मुकदमा लड़ते हैं वो लोग हैं जिनकी जिंदगी गुजर गई पानी पे काम करते हुए। हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो अननोन यंग लॉयर, जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। मुझे याद है जब बगलिहार का किस्सा हुआ था, मैं पीटीवी पे काम करती थी, मैंने इनको फोन करके कोशिश की, इनके फोन बंद थे, जवाब भी देने को तैयार नहीं थे। यहाँ हार कर आए और मुझसे कहा जा रहा था कि आप टीवी पे बैठ के कहें कि हम केस जीत कर आए। ठीक है, हुमा बकाई साहब साथ ही रहेगा। राना अजीम साहब, जिस तरह से हुमा बकाई साहब ये कह रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन कर रही हैं, जिस तरह से वहाँ के जो एक्सपर्टीज लोग हैं यहाँ से वो कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हमारे मुल्क में इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? इसके अलावा कि चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, इम्पोज किया जा रहा है, तो तब ये काम हो रहा है। अदरवाइज इंटेंशनली इसके ऊपर क्यों नहीं कोई नोटिस लिया जाता, या फिर हमारे अंदर से या हमारे मुल्क के अंदर से जो लोग हैं वो क्यों नहीं सामने आते हैं? कोई एक्सपर्ट लोगों को क्यों नहीं तैनात किया जाता है इस वक्त? इसकी आप वजह क्या देखते हैं? सियासी मुदाखलत है इसमें भी? नहीं, सियासी मुदाखलत भी है। जिस तरह हुमा साहब ने अभी कहा है, बड़ी अच्छी बात की है कि जिन लोगों को हमने भेजा उनको इस मामले में इल्म नहीं था। देखिए, वो लोग वो गए जो किसी और की पसंद के लोग थे, वो हमारे पाकिस्तान के मामलात की पसंद के लोग नहीं थे, वो किसी और की पसंद के लोग थे, उन्हें भेजा गया। ज़रा उनमें से सबका ज़रा नाम निकालें और उनमें से देखें कितने लोगों की नेशनैलिटी पाकिस्तान के अलावा और कहाँ की है, कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर रह कर क्या किया। जब पाकिस्तान का केस वो हार कर आए तो उसके एवज उन्हें क्या मिला। और जहाँ तक हमारे हुक्मरानों का काम है,
है तो मुझे देखे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज़्यादा, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया करता है, पाकिस्तानी सियासतदानों पे करता है, पाकिस्तानी सियासी जमातों पे करता है। और इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है? अपने मकासद हासिल करने के लिए। मुझे बताएं पिछले 10 साल में कितनी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें यह डिस्कस हुआ हो कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनाए जाएंगे, छोटे डैम्स बनाए जाएंगे, छोड़ दे बड़े डैम्स को, जिस पे इख्तलाफ है उसको छोड़ दे। कितनी मीटिंग्स हुई है, कितनी जगह पे डिस्कस हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जनाब हमारे हुक्मरान चाहते ही नहीं थे, वो किसी और की ख्वाहिशात पे अमल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन्हीं लोगों को मुज़ाकरात के लिए, उन्हीं लोगों को वहां पे टॉक के लिए भेजा जो इस काबिल नहीं थे। भारत के अंदर कायदा एक फंड मौजूद है, वहां पर जो लोग इस काम पे आते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, और जो फंड मौजूद है वो हम पर खर्च करने के लिए, यानी जो हमारे लोगों को खरीदने के लिए। निपटने से पहले हमें जो हमारी अंदरूनी खामियां हैं, अंदरूनी जो खला है, उनको फिल करने की जरूरत है। हुमा बकाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना नज़ीम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, तो मैं को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।